हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का जो है ये हमारे प्यारे गुरुजी डॉक्टर रंजीत कुमार जी के द्वारा जो है ये सेट तैयार किया गया है, जो 20 इसमें प्रैक्टिस सेट देंगे। आज हम लोग इसमें सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था। तो यह जो है 1590 में किए थे। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने जो है उड़ीसा पर 1590 में आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर जगह। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंगाल के जो है एक नवाब थे जो मीर कासिम, उन्होंने जो है अपनी मुंगेर को राजधानी बनाया था और वहाँ पे जो है बंदूक फैक्ट्री की स्थापना किया था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो अशोक के शिलालेखों में देखा जाए तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में देखा जाए तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है और मगधी भाषा में भी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। तो महान चीन की दीवार का निर्माण जो है यह जो किसके शासनकाल में किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा महान चीन की दीवार के बारे में देखा जाए तो इसका जो सम्राट चीन हुआंगशी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी। तो आपको बता दो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, जो प्रसिद्ध थी किस लिए, तो मिट्टी के बर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था। तो शिवाजी को जो है छत्रपति का ताज जो है यह कब दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1674 में जो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो 1674 में छत्रपति ने ग्रहण किया था। राज्याभिषेक कहाँ किया था, तो रायगढ़ के दुर्ग में किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर। राजा राम नारायण। बिहार के प्रथम नायब नाजिम जो है राजा राम नारायण था। इन्होंने क्लाइव का संरक्षण प्राप्त किया था। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था। तो इससे जो विरोध आरंभ किया था तो राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां एवं सुदूर सिंह ने। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो बंगाल के जमींदारों के व्यापक असंतोष था। इसके फलस्वरूप जो है नरहट के जमींदार कामगार खां तथा भोजपुर के पहलवान सिंह ने और सुंदर सिंह जो टिकरी के ने मिलकर जो है बिहार में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों को विरोध करना आरंभ कर दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था किसने। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू जो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल सुरक्षित रखा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर में। हजरतबल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के बाल रखे हैं और कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ होने की जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत तो देखा जाए स्वतंत्रता के उपरांत जब बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत जो 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो अपना बनाया था तो श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान का शासनकाल देखा जाए तो यह 1782 से जो है 99 तक रहा था। 1782 से 1799 तक, और इन्होंने अपनी राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम बनाया था। नमक सत्याग्रह एवं डांडी पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी। तो नमक सत्याग्रह एवं डांडी पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया क्या थी। तो आपका इसका हो जाएगा इससे गंभीरता से नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, एक किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था अगस्त घोषणा 1917 के तहत।
अगस्त घोषणा 1917 के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अंग्रेज भारत में व्यापक रूप से आए हैं और उन्होंने जो अब कंपनी बनाई थी उसका नाम क्या था? तो अंग्रेजों ने भारत में आए थे और उन्होंने जो कौन सी कंपनी बनाई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो उस आदेश को पारित किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फारुखसियर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फारुखसियर के द्वारा जो 1717 में फारुखसियर ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया कि जिसमें 3000 वार्षिक देकर जो बंगाल के बिना अतिरिक्त जो है वहाँ से जो है व्यापार करने की छूट मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण तक पूछा गया तो कितनी लंबाई होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर से यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगर यही पूछा जाता कि चौड़ाई कितनी है तो 483 किलोमीटर होता। पूर्व से पश्चिम के भाग में अगर चौड़ाई रहता तो 483 होता। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह किया गया था 2000 जो है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी जो शुरुआत कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की इसकी शुरुआत जो 2008 में किया गया था। कब? 2008 में। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे? तो यह आधुनिक प्रकार के दूतावास जो है टीपू सुल्तान ने यह जो है स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1690 में जो है किस भारतीय नगर की खोज जॉब चौनाक ने किया था? तो जॉब चौनाक ने जो खोज किया था तो कोलकाता को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 24 अगस्त 1960 को जो जॉब चौनाक ने कोलकाता नगर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन के बारे में देखा जाए तो यह जो कब होता है तो 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग भी आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून को होता है। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो जून के महीने मानसून का फटना वर्षा लाता है तो कैसे लाता है? तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खास श्रृंखला से अभिप्राय है कि इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ए दिया गया भूगर्भ के धरातल की ओर से या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, और आगे दिया गया है कि एक जीव से दूसरे की ओर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा एक जीव से दूसरे की ओर होता है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? तो बायोम। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट है। जब पारिस्थितिकी रूप से समस्त पादपों तथा प्राणियों की सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उससे बायोम या जीवम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप तथा एशिया को अलग करने वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला है तो उसका नाम क्या है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में जो है 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, वह कौन सी है? तो वह आपका हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल। हिमालय में जो 3600 मीटर ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है जिसे अल्पाइन घास स्थल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई देखा जाए तो 4000 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह शिव समुद्र कर्नाटक में लगाया गया था। यह कब? तो 1902 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है?
तो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। भारत जो है चाबहार बंदरगाह जो है ये कहाँ बना रहा है? तो ईरान में। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे व्यस्त भारत का पूछा जाएगा तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय विद्युत ऊर्जा तो पैदा किया जाता है आपका कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उपयोग करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्वाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह प्रस्तावित किया गया है आंध्र प्रदेश में। क्वाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 काजीरंगा जो है ये काजीरंगा जो है आपका भारत सरकार ने जो है 18 संरक्षित जैवमंडल की स्थापना किया था। इस संरक्षित जैवमंडल क्षेत्रों में जो है नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी इत्यादि शामिल है, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि FDI का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग बताइए कि FDI का पूरा नाम क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर क्या होता है? तो उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर देखा जाए तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है? तो कर से संबंधित आपका हो जाएगा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी डैश परिस्थिति को संदर्भित करता है? तो यह आपका संदर्भित करता है समृद्धि की दर मूल वृद्धि दर से कम। समृद्धि की दर मूल वृद्धि दर से कम जो है यह मुद्रास्फीति को जनित मंदी परिस्थिति को संदर्भित करता है। सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट डैश के अंतर्गत आती है। तो यह किसके अंतर्गत आती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी प्राप्तियां के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जो सरकार की संपत्ति बढ़ाती या घटाती है। इसमें बाजार उधारी, छोटी बचत, सरकारी भविष्य निधि आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो भारत में देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा देखा जाए तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। कितना में? अनुच्छेद 360 में। जबकि अनुच्छेद 352 के तहत जो है एक बार आंतरिक अशांति के लिए आधार पर जो है 2 बार बाह्य कार्रवाई के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो जबकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं हुआ है। आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानूनी या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो जाते हैं? तो यह आपका हो जाएगा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण की परिस्थितियों में जो है ऐसे कानून कार्यकारी आदेश पारित किए जाते हैं जो अनुच्छेद 19 विरुद्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन जो है किसके अधीन आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के अधीन आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। तो यह भाग लेता है कौन? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों चुने जाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा
2/3 जो है बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति को प्राक्कलन समिति कहा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसकी जो समीक्षा करने वाली संसदीय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी का राइट आंसर, लोक लेखा समिति हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है, इस समिति का गठन देखा जाए तो यह 1919 में किया गया था और इसे अधिनियमित किया गया था 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के पास अगला प्रश्न दिया गया कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर इसमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध जो है संसद लगाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो गुजरात के पास देखा जाए तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 26 है। गुजरात के पास लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की कुल 11 सीटें वहाँ हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा बजट प्रस्तुत करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। भारतीय संसद में जो है वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाती है? तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर जो किसके कारण घट जाती है? तो यह हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शीतलन की दर निर्भर करती है किस पे? तो शीतलन की दर जो है यह आपका निर्भर करती है किस पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी पर हो जाएगा। बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर और विकिरणकारी सतह के क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी गर्म होता है इसका कारण होता है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी प्रणाली में अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह आपका उदाहरण हो जाएगा खुली प्रणाली का। खुली प्रणाली का उदाहरण जो है यह प्रणाली में अमोनिया क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड का गर्म करना एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे ठोस सॉल्व का उदाहरण कहेंगे? तो ठोस सॉल्व का उदाहरण जो है यह किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। रंगीन तत्वों को जो है ठोस सॉल्व एक कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें पदार्थों के ठोस कणों का कोई माध्यम प्रक्षेप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर दो परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम क्या थे? तो अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय फैट मैन जो है यह अमेरिका ने जो है जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यह गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेषक रंग की उपस्थिति पर आधारित होता है? तो यह आपका आधारित होता है आइरिस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला या तथा काला विशेष रंग जो होता है यह आइरिस पर आधारित होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन का। पेप्सिन जो होता है यह रक्त के थक्के के निर्माण में किसी एंजाइम का युक्तिकरण का अथवा जुड़ाव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु हैं, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु सम्मिलित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन यानी लोहा होता है। RH फैक्टर संदर्भित किसको करता है? तो RH फैक्टर जो है संदर्भित करता है रिसर्च फैक्टर कारक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरा सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि तीसरे सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे और प्रथम में विनोबा भावे। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसे के लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए साथ संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है
कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के साथ जो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा को समाप्त करके जो है 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किए गए थे। तो सार्वजनिक रोष जो उत्पन्न किए गए थे, इसमें होता क्या था कि इनमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, इसीलिए जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने जो है भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंस्टन चर्चिल को। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो साइमन कमीशन के बारे में बताना, तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इसने जो है प्रांतों, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन संस्तुति सही है, तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिपादित करने की संस्तुति। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। तो कथन एक आता है 68 में कि डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किए थे। 2 कहता है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी में से एक थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 केवल सही है। निम्नलिखित में से कौन जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। वर्ष 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आंदोलन अहिंसक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एनजीटी का जो पूर्ण रूप होता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है एनजीटी का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह जो है सही नहीं है। दिए गए युग्म में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कार्बन व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि ओजोन संरक्षण के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। यह प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये जो 1997 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कार्बन व्यापार जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जल पुरुष के नाम से जो है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, राजेंद्र सिंह को। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका मेधा पाटेकर, एम.एस. स्वामीनाथन, तो ये नहीं थे। तो आपका इसका अगला दिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन के पर्यावरण आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है यह किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है तो दीर्घकालिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दीर्घकालिक परिवर्तन जो है यह जलवायु परिवर्तन का जो है संकेतक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि वनस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनीय संकेतक है, जबकि दीर्घकालिक परिवर्तन नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम
EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा छाता विधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जून 1972 में जो है जून 1972 में स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन द्वारा जारी घोषणा के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA बनाया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या उत्तराखंड का है, जो 1936 में स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो प्रदूषण नहीं फैलाता तो यह आपका हो जाएगा तांबा। तांबा जो होता है यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए। तो मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 25%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में जो है यह वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया जाता है? तो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पालनपुर कुन्नो में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान के पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेर को जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित पालनपुर कुन्नो अभ्यारण्य में लाए जाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाल सर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है? तो लाल सर से संबंधित पक्षी विहार जगह बक्सर पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है यह एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित किया गया था, जो UNEP का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा जो कहाँ पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है पश्चिम बंगाल एवं असम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष 2008 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया स्वच्छता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जो है UNEP ने वर्ष 2008 में 8 को जो 3 रूपों में मनाने की घोषणा किया था, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, स्वच्छता वर्ष और भाषा वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सा था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग की जानें चली गई थी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सर्वाधिक कहाँ पे है? तो यह आपका हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में सुरक्षा और नर के रूप में ओजोन परत स्थिर है, जो हमारे हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के चलते जो है ओजोन परत के छिद्रों का आकार बढ़ता जा रहा है। इन छिद्रों में सबसे बड़ा ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर है। यह अंटार्कटिका कहाँ पे है? तो दक्षिणी ध्रुव में है, जिसका जो है देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल अंटार्कटिका का कितना 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे जो है 1 से लेकर के जो है 90 तक जो है यहाँ पे प्रश्न जो है GK इसका प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें जो है 1 से 90 तक 90 तक जो है GK प्रश्न है, और 91 से जो है 120 तक जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो GK का प्रश्न समाप्त होता है, आपका सेट नंबर 14 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।
जय हिंद, जय भारत।